प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस जिस पेपर में अर्थात इतिहास के विषय के संदर्भ में जो सिलेबस आपके आपके लिए अर्थात छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देशित किए गए हैं, उसमें कई शीर्षक और उपशीर्षकों से आपको इतिहास का ज्ञान आपसे अपेक्षित किया गया है। उन्हीं इतिहास के उसी सिलेबस के अंतर्गत आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं एक शीर्षक आज आपके लिए चुनकर लाया हूं और उस शीर्षक से जुड़े हुए जो प्रश्न लाया हूं उसकी व्याख्या भी मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रश्न के साथ जो मैं अपनी व्याख्यान दूंगा वो आपको पसंद आएगा। चूंकि ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी व्याख्या भी सटीक होनी चाहिए। अर्थात जैसे प्रश्न की डिमांड है, जो नीड है, आपको उसकी व्याख्या उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो चलिए उस प्रश्न को पहले सुनते हैं और उस प्रश्न की व्याख्या तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है कि उदारवादियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार किया था? टिप्पणी करें। यदि इस तरह का कोई प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में हो, तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों के समाधान में अर्थात उसके जवाब लिखने में कुछ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अर्थात वो दृष्टिकोण में आपको कुछ हिस्से इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न के तहत दो वैचारिक विभाजनों अर्थात नरम पंथ और गरम पंथ, जिसको कहते हैं उग्रवाद, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी चाहिए। उसके उपरांत अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस तरीके से नरमपंथियों ने सफलता हासिल की, इसका भी एक संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद नरमपंथियों की कार्रवाइयों के तरीकों से संबंधित जो मुद्दे थे और जो उनकी जो चुनौतियां थीं, उस पर भी टिप्पणी करने की आवश्यकता है कि कैसे वो इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए और वो काफी हद तक सफल हुए या विफल हुए, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। इसके उपरांत आपको एक सकारात्मक निष्कर्ष लिख देना चाहिए। यदि आप इतनी सारी बातों को विधिवत प्रस्तुत करते हैं तो परीक्षक को आपका जवाब संतुलित लगेगा। तो चलिए अब हम लोग जवाब की ओर चलते हैं। आपको लिखना चाहिए कि कांग्रेस के अस्तित्व के पहले चरण को ही उदारवादी चरण अर्थात 1885 से लेकर 1905 तक का जो कालखंड था, इसे उसी उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कांग्रेस ने सीमित उद्देश्यों के लिए काम किया था और अपने संगठन के निर्माण में ही अधिक ध्यान केंद्रित किया था। तो इस अवधि में जितने भी वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोगों की जो संगठन थे, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का अस्तित्व वजूद में आया, उनके नाम भी यहाँ पर आपको दर्ज करने चाहिए। जैसे दादा भाई नौरोजी, हाँ, जिनके बारे में आपको पता है कि वो 1892 से लेकर 1895 तक में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे, है ना, पारसी समाज के थे। उसी तरह से फिरोज शाह मेहरान जी मेहता, जिसको पीएम मेहता के रूप में जाने जाते हैं, ये भी पारसी थे। इसी तरह से सर दिनसा इडल जी वाचा, ये भी पारसी थे। इसी तरह से आप देखेंगे तो बंगाल से भी प्रतिनिधित्व करने वालों में WC बैनर्जी का नाम आता है, जी, जो प्रथम भारतीय बैरिस्टर भी थे, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इनके साथ आप SN बैनर्जी का भी नाम जोड़ दीजिए अर्थात सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का भी नाम, जिन्हें राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम लिया जा सकता है, पी आनंद चार्लू का भी नाम लिया जा सकता है। तो ऐसे वरिष्ठ लोगों के सहयोग से यह संगठन अस्तित्व में आया था। कुल मिलाकर कहा जाए कि यही वो उस समय के मुख्य नेता थे। उदारवाद और उदारवादी राजनीति में कट्टर विश्वास रखने वाले ऐसे नेतृत्व उस वक्त प्राप्त हुआ था तथा यही कारण था कि उन्हें नरमपंथी कहा जाने लगा था। उदारवादी नेताओं के राजनीतिक कार्य करने के तरीकों पर दृष्टिपात करते हुए आप आगे लिखते हैं कि उन्होंने लोगों को शिक्षित करने और उनकी राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में संबंधित कई बैठकों का आयोजन किया उन्होंने और कई चर्चाएं आयोजित की। आगे आप बिंदुवार लिखते हैं
कि उन्होंने देश के सभी हिस्सों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक सत्र भी आयोजन किया था और अंततः विचार विमर्श के बाद संकल्पों को पारित किया, जिसमें सूचना और उचित तरीके से सरकार को सामग्री या अपनी बातें रखने का उन्हें मौका प्राप्त हो गया। इतना लिखने के बाद आप नरमपंथियों की सफलता और उनके योगदान पर दृष्टिपात करते हैं। आप लिखते हैं कि वे समय के बड़े ही प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाले शख्सियत थे। वे समान हितों वाले भारतीयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने वालों की एक जमात थी और वो इसमें सक्षम थे। हमारी चर्चा अभी नरमपंथियों के योगदान पर हो रही है। आगे आप लिखते हैं कि उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया था और आधुनिक विचारों को उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। इतना ही नहीं, आगे आपको लिखना चाहिए कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के मूल रूप से शोषक चरित्र को उजागर कर किया। इस प्रकार उनकी नैतिक नींव को एक तरह से उन लोगों ने कमजोर भी किया और इसी तरह की जो गतिविधियां थी वो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के आधार एक व्यापक आधार प्रदान किया। इसी पर इनकी भूमिका दिखाई देती है। आगे आप लिखते हैं कि इनकी राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, है ना कि एक उथली हुई भावनाओं पर या धर्म पर आधारित था। ऐसा नहीं था। कुल मिलाकर के वे वास्तविकताओं पर आधारित कार्यक्रम करते थे। वे मूल रूप से राजनीतिक सत्य को स्थापित करने में सक्षम थे कि किस तरीके से भारतीयों के हित में और भारत के हित में भारत पर शासन कैसे किया जाना चाहिए, इसका वे पक्षधर थे। आगे आपकी बात आप लिखते हुए आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने आने वाले वर्षों में अधिक सशक्त उग्रवादी जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तरह से अपने गतिविधियों से ठोस आधार प्रदान किया था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए बहुत कुछ किया, भले ही वे अपने जनता का विश्वास हो अंततः जीत नहीं पाए तथा अपने लोकतांत्रिक आधारों पर अपनी मांग के दायरे को व्यापक बनाने में वे अंततः सफल नहीं हुए, विफल ही रहे। वे ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को कहा जाए कि अगर उनकी त्रुटियां देखी जाए तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को वे अंततः समझ नहीं पाए थे। आगे आप लिखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और जनता ने इसमें एक तरह से निष्क्रिय भूमिका निभाई, अर्थात जनता की जो पार्टिसिपेशन थी, जो रोल था, वो इनके साथ मैच नहीं कर पाता था। इसका कारण यह था कि आरंभिक राष्ट्रवादियों का जनता में राजनीतिक विश्वास नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में कई ऐसे विभाजन है और उपविभाजन है और जनता आमतौर पर अज्ञानी थी और कुल मिलाकर के रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित थी, इसलिए इन दोनों के बीच में तारतम्य नहीं हो पाते थे। आगे आप लिखते हैं कि नरमपंथियों ने यह महसूस किया कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इन विषम तत्वों को एक साथ लाने की आवश्यकता है, लेकिन वे इस बात को समझने में विफल रहे थे कि केवल एक स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान और राजनीतिक भागीदारी के साथ ही इन विविध तत्वों को एक साथ लाया जा सकता है। इस बात पर वे कुल मिलाकर के विफल साबित हुए। तो कहा जा सकता है कि जन भागीदारी की कमी नरमपंथी अधिकारियों के खिलाफ नरमपंथी जनभागीदारी की कमी के कारण और अधिकारियों के खिलाफ जुझारू राजनीतिक स्थिति वो पैदा नहीं कर पाए थे। बाद के राष्ट्रवादी जो थे वो इस बिंदु पर नरमपंथियों से थोड़े भिन्न थे। फिर भी प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक हितों के खिलाफ उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का एक तरह से कहा जाए तो प्रतिनिधित्व किया था। तो मैं जिस तरह के प्रश्न आज आपके समक्ष रखा हूं उसकी व्याख्या अभी जारी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने व्याख्यान को सुन रहे होंगे। आगे आप लिखते हैं कि प्रार्थना, याचिका और विरोध, ये जो 3 पीपी का जो उनका कॉन्सेप्ट था, उस राजनीति को वे बाद के राजनीति करने वाले या उग्रवाद या सोच वाले लोग जो थे वो कारगर नहीं हो पाई उनके नजर में।
बंगाल का विभाजन भी एक तरह से लोगों के इच्छा के विरुद्ध ही था। तो आगे आप लिखते हैं कि नरमपंथी आधुनिक राजनीति में लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना जगाना चाहते थे और राजनीतिक सवालों पर एकजुट जनमत बनाना चाहते थे। उनके आलोचक अक्सर उन पर प्रार्थनाओं और याचिकाओं के माध्यम से भीख मांगने के तरीकों के इस्तेमाल पर आरोप भी लगाते थे। तो यही वैचारिक भिन्नता थी जो नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में बाद में मुखर होकर के देखने को मिली। इतना लिखने के बाद आप एक एक निष्कर्ष की ओर, प्रभावपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और आप लिखते हैं कि हालांकि अगर उन्होंने क्रांतिकारी और यदि हिंसक तरीके अपनाए होते तो कांग्रेस को उनके वजूद में आने से पहले ही कुचल दिया जाता। उन्होंने बाद के वर्षों में कहा जाए तो एक ऐसा जोरदार उग्रवाद और जनाधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कहा जा सकता है तो ठोस आधार प्रदान किए। तो कुल मिलाकर के भले ही प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 20 वर्षों के उस कालखंड में नरमपंथियों के द्वारा किए गए प्रयास नाकाम साबित हुए हों, लेकिन इतना तय था कि कुल मिलाकर के उग्रपंथियों के लिए एक तरह से उन्होंने व्यापक आधार, राष्ट्रीय आंदोलन का एक व्यापक आधार प्रदान कर दिया। तो इतना लिखने के उपरांत आपका ये व्याख्यान, आपके प्रश्न का जवाब जो है संपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जिस प्रश्न को केंद्रित करके आप तक इसके जवाब पहुंचाने की कोशिश की वो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह से बिंदुवार जो भी शीर्षक निर्धारित हैं उसके तहत प्रश्नों के जवाब संतुलित तरीके से लिखते हैं तो तय मानिए कि आपके परीक्षक जो होंगे आपके प्रश्नों को ध्यान में रख के आपको एक सही और बेहद तरीके से और सम्मानजनक अंक आपको दिए जाएंगे। तो आज मैंने अपनी कोशिश के तहत आप तक प्रश्न का जवाब पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आज आपको मेरा व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आता है तो मैं नियमित रूप से नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। मैं अगले दिन पुनः मिलता हूं। धन्यवाद।